बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए आज सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि आलमी सतह पर एक बार फिर से पाकिस्तान का वक़ार या साख कहिए वो बहाल होना शुरू हो गई है। FATF की तलवार जो पाकिस्तान पर बड़े अरसे से लटक रही थी, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल था, आज पाकिस्तान को उस ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। FATF के बेशतर अराकीन ने इस हवाले से जो पाकिस्तान के इक़दामात हैं उनको तसल्ली बख्श करार दिया है, इत्मीनान का इजहार किया है। एंटी टेरर फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से किए गए तमाम इक़दामात को सराहा गया है और फाइनली ये पाकिस्तान की अचीवमेंट इन तमाम इक़दामात के बाद कि FATF की ग्रे लिस्ट से हम बाहर आ गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो आज दोपहर से ही पाकिस्तान की सियासत में आपको एक भूचाल नजर आ रहा है। जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया और उस हवाले से मुतज़ाद खबरें जो हैं वो मीडिया पर चलना शुरू हो गई। भूचाल इस तरीके से आया, ये कहा गया कि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है। फिर कहीं पर यह खबर चली कि शायद वो ताहयात नाअहली हो गई है। फिर पता चला कि नहीं, सिर्फ डीसीट किया गया है। अभी तक की बहरहाल जो इत्तलात हैं, क्योंकि अभी भी इस पर कोई तफसीली फैसला सामने नहीं आ सका और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है कि हमें कुछ भी रिटन वर्डिक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिला। लेकिन अभी तक की तफसीलात के मुताबिक 62(1)P के तहत डीसीट किया गया है इमरान खान को, जो कि आर्जी तौर पे नाअहली कह लें कि होती है, और उस सीट से डीसीट किया गया है NA 95 मियांवाली की सीट, जो कि खुद खान साहब जो हैं जिससे इस्तीफा दे चुके हैं, ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं और बार बार ये कहते आए हैं स्पीकर को कि हमारे इस्तीफे जो पहले के डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली कासिम सूरी वो मंजूर कर चुके हैं, तो लिहाजा इनको मंजूर किया जाए, क्योंकि इस हुकूमत में कुछ इस्तीफे तो मंजूर हुए और कुछ नहीं हुए, और जो मंजूर हुए उस पर हमने देखा हाल ही में ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ जिसमें से 8 में से 6 सीटें इमरान खान खुद जीत गए। अभी तक जो तफसीलात हैं तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से, इसमें भी अगर आप कानूनी नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करें तो आपको बताया जाता है कि अगले ही इलेक्शन में, क्योंकि ये आर्जी नाअहली है, तो अगला इलेक्शन जब भी होगा खान साहब वो कंटेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताया जाता है, जैसे कि सलमान अकरम राजा साहब को अगर मैं कोट करूं तो वो कहते हैं कि ये बड़ा मुबहम किस्म का फैसला है इलेक्शन कमीशन का और इसमें ज्यादा दमखम नहीं है। जिस दिन ये चैलेंज होगा हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी दिन ये फैसला जो है वो खत्म हो सकता है। वो इस तरीके से, क्योंकि उनका मानना यह है कि इसमें जो इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के जिन सेक्शंस का जिक्र किया गया है 137, 167 एंड 173, तो 137 ये कहता है कि अगर कोई मेंबर अपने गोशवारे की स्टेटमेंट गलत जमा कराता है या मिस डिक्लेरेशन करता है तो उसके खिलाफ 120 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई मुमकिन है, उसके बाद वो कार्रवाई नहीं हो सकती। और इमरान खान के केस में ये कार्रवाई 30 अप्रैल 2022 तक होना थी। उसके बाद ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले के अंदर कि फौजदारी कार्रवाई की जाए। वो कहते हैं कि किस कानून के तहत करार दिया है ये समझ में नहीं आ रहा। आज इसी फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर लोग निकले हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहा है। पाकिस्तान की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा और इस फैसले से क्या तवक्कुआत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि वो अपील में जाने का ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुद भी लॉयर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी मंदोखेल साहब। और असद रहीम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक और लॉयर हमारे साथ, उनसे भी कानूनी नुक्ता नज़र जानेंगे और डॉन TV के एंकर भी हैं। असद रहीम आपका भी बेहद शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब आपसे आगाज करते, अभी तक जो फैसला है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है इसमें? उनको नाअहल किया है, उनको डीसीट किया है? ये इसमें अभी तक जो मुबहम चीजें नजर आ रही हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी ये फैसला है ही नहीं। मैंने अभी भी शाम को भी मैंने एप्लीकेशन भी जमा कराई है कि मुझे अटेस्टेड कॉपी दी जाए, तो वहाँ पे किसी किस्म का फैसला मौजूद नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहे हैं कि एक मेंबर साहब का साइन नहीं था। अब अगर एक मेंबर साहब का साइन नहीं था तो ऐसी उजलत क्या थी, ऐसी क्या जो है बपा पड़ गई थी कि
क़यामत बपा होगी कि फ़ौरन आपको अनाउंस करना था, और वो फैसला। बट हमें तो ये बताया गया कि मुत्तफ़िका फैसला है तमाम मेंबरान का, जो शुरू में आया था। मुत्तफ़िका फैसले पे तो सिग्नेचर होंगे, तो वही बात है ना। नहीं है। अगर वो नहीं है तो उस पे बड़े शकूक व शुबहात हो जाएंगे, और अभी तक जो फैसले की अटेस्टेड कॉपी मीडिया को भी अगर जो है कॉपी नहीं जारी की गई है। होता ये है, देखिए कानून ये है कि फैसला सुनाने के फ़ौरन बाद जो कॉपी है वो मुतासरा फरीक को दी जाती है, ताकि अगर उनके खिलाफ वो कोई कानूनी चाराजोई करना चाहे, यानी उसको चैलेंज करना चाहे, उनके खिलाफ अपील प्रोवाइडेड है तो वो करे, रिवीन करे, जो भी करे। लेकिन इस जो वर्डिक्ट है वो तो अभी तक है नहीं। मतलब वो सुना दिया गया, लेकिन ग्राउंड पे इलेक्शन कमीशन के पास अभी तक वो वर्डिक्ट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो 2 सफ़े इस वक्त मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, वो क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए हैं या नहीं जारी किए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन कानूनन भी अपने ज़ाब्तों के तहत भी, क्योंकि वहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होती है, तो फैसला पीस मील में नहीं जारी किया जा सकता। ये पेटेंट इलीगलिटी है। आई होप के आज़िद रहीम विल बेल मी आउट कि पेटेंट इलीगलिटी ये होती है कि आप फैसला सुनाएं और फैसले में आपने जो मामलात को पीस मील में किया, आपको तो फौरन देना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी जो है ये क्वेश्चन मार्क आ गई है, बहुत बड़ी फैसले की सेहत के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ गए। अब वो जो 2 सफ़े मैंने भी पढ़े हैं, जैसे मीडिया के दोस्तों की तरफ से वो मिले हैं जी, उन 2 सफ़ों में जो आई हैं फाइंडिंग्स आई हैं वो बिल्कुल खिलाफ कानून है। और अब उसकी जो सबसे नरम टर्म मेरे पास या मुझे मिली है वो एब्सर्डिटी है। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि कानून के मुताबिक हो। ये फैसला ना तो उनके जो इलेक्शन कमीशन है ना तो वो ये कर सकती थी, ना उनका दायरा इख्तियार था। और उसके बाद उन्होंने कहा जी इसको हम फौजदारी 137 के तहत करप्ट प्रैक्टिस पहले होती है, बाद में नहीं होती। पहले बात यह है कि आप फिर अगर वो अभी अदालत में भेज रहे हैं आप, तो फिर आप उससे पहले ये फैसले पे कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि आप अदालत नहीं है। अभी मैं इसके में लेटेस्ट आपको 3 केसेस हैं 2022 के। शमूना गर्देजी केस है, उससे पहले अपना सलमान नईम केस है जो मुल्तान से आज़ाद में MPA थे और वो बाद में PTI में शामिल हुए थे। उनके केस पे सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुकी है। और उससे पहले हनीफ अब्बासी केस है, जवाद ख्वाजा का 2015 साहब, जवाद ख्वाजा साहब का एक जजमेंट है। इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है। और अहलियत और नाहलियत जो है, यानी 62 और 63 के जो मामलात हैं वो कोर्ट की डिक्लेरेशन के बगैर हो नहीं। कमीशन इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। राइट। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं असद रहीम साहब की तरफ और कादिर खान मंदोखेल साहब की तरफ जाऊंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे फैसल चौधरी साहब अभी कह रहे थे कि ये कैसा फैसला है कि कॉपी ही फरीक को नहीं मिली है फैसले की, और अभी तक जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था कि वो तमाम चीज़ें जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू मीडिया में आई हैं उसके तहत जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं बस उसी पे हम बात कर रहे हैं। और जितनी चीज़ें सामने आई हैं तो उसमें उसके मुताबिक बहुत वीक या मुबहम फैसला इसको करार दिया जा रहा है बहुत सारे कानूनी माहिरीन की तरफ से। असद रहीम साहब आप फरमाइएगा, आपकी नज़र में ये अब इसको फैसला, इसलिए मैं जैसे फैसल चौधरी कहते हैं फैसला है ही नहीं क्योंकि कुछ रिटन दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर किस तरीके से इसको असेस किया जाएगा, कैसे ये लोग अपील में जाएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान भी कर चुकी है। मैं मंदोखेल साहब से पहले जवाब ले लेती हूँ। मंदोखेल साहब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस पे कि क्यों कॉपी नहीं मिल रही, या जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि एक मेंबर के उस पर दस्तखत ही नहीं है, तो फिर ये मुत्तफिका फैसला इसको कैसे करार दे दिया गया जब एक मेंबर ने साइन ही नहीं किए और इनको कॉपी भी नहीं मिली? बहुत शुक्रिया। इस खबर से भी अहम खबर आज ये है कि पाकिस्तान का नाम FATF ग्रे लिस्ट से निकल गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कावशों से दुनिया भर से ताल्लुकात के हिना रब्बानी कर साहिबा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस दलदल से पाकिस्तान निकल गया। अब रह गया आपका सवाल
कि ये फैसल चौधरी साहब माशाल्लाह फवाद चौधरी साहब के भाई है, बड़े मंजे वकील है, अगर कोई कॉपी नहीं मिली है तो फैसला गलत होगा। आपको किसने बोला कि एक मेंबर ने साइन नहीं की? ये भी तो इधर उधर की खबर है। किस मेंबर का इत्तेफाक किस करनी है ये तो अभी पता नहीं है। और क्या ये पहली मर्तबा और है कि फैसले की कॉपी उसी वक्त नहीं मिली है? आमतौर पे अदालतों में प्रैक्टिस है कि उस वक्त कॉपी नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि उसमें करेक्शन करते हैं, उसमें मजीद उसमें कोई अल्फाज आगे पीछे स्टेनो की वजह से होता है, तो वो पूरा पढ़ के उसको। लेकिन इसको जो अनाउंसमेंट है इसको कहते हैं शॉर्ट ऑर्डर। ओके, शॉर्ट ऑर्डर इन शॉर्ट ये सुना देते हैं कि भाई फला आदमी का खिलाफ फैसला ये आ गया वो होता है। तो अब ये कहना कि कॉपी नहीं मिली है, ये कहना कि कमीशन को इख्तियार ही नहीं है, और मेरे ख्याल में इसका कसूर नहीं है। इसके भाई ने भी थोड़ी देर पहले जो आपने सुनाया था कि ये होते कौन है, अरे भाई फवाद चौधरी साहब ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके पास आप माफी मांगने गए थे, ठीक है, जिसके पास कोई अपने प्रोफेशन से मतलब की बात कर लो यार। खान साहब आप मेरा ख्याल में मुझे सुना है मैंने, आप वकील हैं और आप वकीलों वाली बात करें, आप तो ऐसे जैसे कोई ताने लान तान करते हैं। हाँ मेरा भाई है, मेरा बड़ा फख्र है कि वो मेरा भाई है, और आपका ऐसा भाई नहीं है, बदकिस्मत है आप। मंदो खैल साहब मेरा एक सवाल आपसे, मुझे एक बात मैं चलिए फैसल चौधरी साहब ने अपने कमेंट कर दिया, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मंदो खैल साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मंदो खैल साहब मेरा सवाल, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप सिर्फ मेरे सवाल से अपनी बारी पे बात कीजिएगा, और मैं सवाल कर रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मंदो खैल साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हम एक दूसरे पर जाती हमले यहाँ नहीं कर रहे, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। मुझे ये बताइए, आपकी नजर में, आप जो कह रहे हैं शॉर्ट ऑर्डर आया है, आपकी नजर में ये डिस्क्वालिफिकेशन हुई है? ये 63(1)P के तहत जो हम कह रहे हैं, ये जो टेम्पररी आर्जी डिस्क्वालिफिकेशन इसको कह लें, या आसान अल्फाज में इसको डी सीट कहना कह लें, तो डी सीट उसी सीट से कर दिया खान साहब को NA 95 मियांवाली की, जिससे वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। मुझे सवाल करिए मंदो खैल साहब। जी मैं असल में आपके सामने की जो बीच में फजूल की गुफ्तगू आ गई इस वजह से परे हो गया। देखिए, जब एक शख्स ऑलरेडी MNA है मियांवाली से, उसी सीट से डी सीट हो गया, अब जब उसी सीट से डी सीट हो गया और उसी में उसने झूठ बोला, और जैसा फैसल वाला ने झूठ बोला वो ताहयात हो गया। परसों उसके केस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, और आपने वो ब्रेकिंग न्यूज आपके चैनल से में चले कि एक और झूठ पकड़ा गया। तो बाकी जो 6 सीटें हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि उस सीटों का भी नोटिफिकेशन इश्यू होगा, क्योंकि जब ऑलरेडी एक सीट में जो ना वो झूठ बोला था तो वो सब पे अप्लाई हो जाता है, कोई ये नहीं होता है कि अगले पे अप्लाई नहीं होता है। अब सवाल ये कॉपी नहीं मिली, अब सवाल ये कि फलां नहीं कर सकते। भाई अभी तो आप खबरें, आप टीवी चैनलों से, रिपोर्टरों से पूछ रहे हैं कि फलां ने साइन किया, फलां ने साइन नहीं किया। अगर साइन नहीं होता तो ये अनाउंस नहीं कर सकता है। अगर साइन नहीं होता तो इस तरह होता नहीं, ये शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस कर लेते। दोबारा मैं कहता हूं कि उसमें टाइपिंग की कोई मिस्टेक होती है, उस हवाले से बिल्कुल सही है। आपका नुक्ता आ गया। मैंने इसीलिए प्रोग्राम के आगाज में ही कहा था कि सुबह से भूचाल आया हुआ है, कहीं पे चला ताहयात नाहली हो गई, कहीं पर चला नाहल हो गए, फिर कहीं पर यह भी चला कि पार्टी की चेयरमैनशिप से भी फारिग हो गए। सो अभी तक हमारे सामने क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी तफसीली फैसला, रिटन फैसला उस तरीके से हमने नहीं देखा है। कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू जो चीजें मिल रही हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। असद रहीम साहब, मैं आ जाती हूँ, मंदो खैल साहब इजाजत दीजिएगा। असद रहीम साहब, आपको क्या इस फैसले का अभी तक जितनी भी चीजें हमारे सामने आई हैं, क्या समझ में आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 62(1)P के तहत असल में किया क्या है? ये नाहली हुई है तो कब तक के लिए हुई है, और इसका इतलाक कब से होगा? जी बहुत शुक्रिया सादिया साहबा। जो कादर साहब कह रहे हैं कि जब कोई फैसला इस तरह नहीं आता, सही कह रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हतमी फैसला रिलीज नहीं किया जाता। लेकिन मामला यह है कि जब आर्टिकल 62 और 63 को आप सामने रखते हैं, और इस तरह के पेचीदा आईनी मामलात में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्लैरिटी के हवाले से बेहतर होता कि तफसीली फैसला जिस पर तमाम मेंबरान के दस्तखत होते वो हमें पढ़ने को मिलता,
ताकि जिस आप लैक ऑफ क्लैरिटी की बात कर रही हैं वो कुछ ना कुछ सवाल के जवाब हमें सुनने को मिलते हैं। एक ये बात। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इस चीज़ पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि ताहयात ना अहली हरगिज़ नहीं है। ताहयात ना अहली सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 62(1)(f) से जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल 62(1)(f) कहता है कि जब तक एक डिक्लेरेशन है किसी रुकन के हवाले से कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो वो ना अहली ताहयात रहेगी जब तक वो डिक्लेरेशन फील्ड में है। तो इस बात को आप अब दूसरी तरफ खड़ी कर दें एक सेकंड के लिए। अब बात रह गई 63B की। फैसल साहब इज माय सीनियर एट द बार। उन्होंने कहा कि जी जब ये तमाम मामला आएगा तो तभी हम अपील कर सकेंगे। बिल्कुल उनकी बात बजा है, लेकिन इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक दो सफ़ात आखिरकार इशू कर दिए, उसमें तमाम जोर उन्होंने दिया हुआ है करप्ट प्रैक्टिसेस पे और मिस डिक्लेरेशन पे। बात यह है कि अगर आप इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 137 पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो 137 तो वाजे है, इस पे राजा साहब ने बात की हुई है, नकवी साहब ने बात की हुई है, टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग फैसल साहब ने भी बात की हुई है कि 137 की जो स्कीम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें खुद आगे बढ़ता है। उसका खुद एक मरकजी किरदार है कि अगर किसी ने अपने मटेरियल पर्टिकुलर्स को गलत तौर पे डिक्लेयर किया है तो फिर इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आता है और 120 दिन में इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। तो क्योंकि आखिरी आपने गोशवारा जमा किया 2021 में, तो वहां से फिर द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग। इस पर हमें कोई खास क्लैरिटी नहीं मिली, उसी वजह से इसका तफसीली फैसला आना इतना ज्यादा अहम था। ये दूसरी चीज। आखिर में ये कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्या है? बिल्कुल सही, 137 आपने जिसका हवाला दिया कि 120 डेज के अंदर अंदर कार्रवाई हो सकती है। तो अब इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, अब इस पे फौजदारी कार्रवाई की जाए, तो क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो अपना डिसीजन देने के बाद कह सके कि मामला ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाएगा? मैं समझता हूं जी कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा इख्तियार है कि वो इस तरह का मामला रेफर कर सके टू अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन जो हमें सफात मिले हैं वहां जहां लिखा हुआ है कि ये करप्ट प्रैक्टिस है, वो मेरे ख्याल से नामुनासिब है। इलेक्शन एक्ट 2017 की स्कीम में कहीं नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को साबित कर सकता है कि आप किसी करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस थे कि नहीं थे। और मैं समझता हूं कि अपील में ये भी एक वाज़ेह नुक्ता है जिसको चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, अभी आप लोगों की मीटिंग भी है इस पर, ऑब्वियसली जो लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी डिसाइड करेगी कि क्या करना है। सेनेटर अली जफर के हवाले से आज ऐलान भी कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब कि वो ही पिटीशन बना भी रहे हैं। सो आपका एम्फेसिस किस चीज़ पे? अभी आप तो कह रहे हैं कि हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी हम अपील में जा भी रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फैसला जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं। अभी जो चीजें सामने आई हैं उसकी बुनियाद पे आप वो कह रहे थे ना कि पिटीशन तैयार हो रही है, अपील तैयार हो रही है। जो रेफरेंस आई है वो उसके जो फ्लॉज हैं, जो इसमें झोल नजर आ रहे हैं, जो कि इन दो सफ़ात में नजर आ रहे हैं, अब उसमें जो है एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है। वो एप्लीकेशन जो है वो अगर इलेक्शन कमीशन हमें टाइमली नहीं देती है कॉपी सवेरे, तो उसकी तो फाइल की जा सकती है अपील। इन दो सफ़ात में जो मामला, इन दो सफ़ात पे इतने ज़्यादा झोल हैं। शॉर्ट ऑर्डर अगर आना होता तो शॉर्ट ऑर्डर की फॉर्म में ऐसी होती है कि शॉर्ट ऑर्डर में 2-3 लाइनों का या 4 लाइनों का एक ऑर्डर आता है और उसका भी एक तरीक़ेकार मुरवजा है और उसमें सबके दस्तखत होते हैं। दस्तखत नहीं है तो फिर शॉर्ट ऑर्डर में नहीं आ सकता। अगर कोई आदमी या तो उनके दस्तखत हो के फिर ये इशू करना, क्योंकि देखिए ये मामला जो इलेक्शन कमीशन करती है, ये देखिए सर ये पॉलिटिकल मैटर्स भी होते हैं और मामला जो है वो एक साबिक वज़ीर आज़म का है, उस शख्स का है जिसने अभी पूरी 14 जमातों को 7 में से 6 इलेक्शनों में शिकस्त दी है, कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक। और उसकी एक अपनी पॉपुलर जमात है जिसको जो है ये साथियों से तो ज़ाहिर कम नहीं होगा ना। इसलिए जो अभी असद साहब ने जैसे कहा कि इनकी जो वजूहात है वो सामने आना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका रोकना ये भी स्केप्टिकल है
ये भी एक सस्पिशियस मूव है कि आपने ऑर्डर कर दिया और उसके बाद ऑर्डर रोक लिया, ना वो पब्लिक को जारी है, ना वो मीडिया को जारी है, आपके थ्रू ही पब्लिक तक पहुंचता है, ना वो फ्री कैन को जारी है। तो इसका मतलब ये है, और फौजदारी कार्रवाई आप कर रहे हैं, फौजदारी कार्रवाई करने का इख्तियार आपके पास तो वो एक जो 137 की स्कीम के 137(4) के तहत ही है, उसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे असद ने भी कहा कि रेफर कर सकते हैं, लेकिन रेफर करने से पहले तो आप हतमी वर्डिक्ट नहीं देते। ठीक है। इलेक्शन कमीशन के पहले 11 नाअहल नहीं कर सकते या उनको ये नहीं कह सकते कि 11 फैसले हैं कमोबेश इलेक्शन कमीशन के, वो सारे ओवरटर्न हुए हैं पीटीआई के खिलाफ। वो कभी कोई बात कर देते हैं, कभी कुछ बात कर देते हैं, और वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं ना आइन की, ना कानून की, ना अपने ज़ाब्तों की, ना प्रॉपर्टी की, ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और जो लॉ एंड जस्टिस के हैं, ना उनको देखते हैं। वो बस एक जो इग्विस्ट इस वक्त ब्रवाडो किस्म का सिचुएशन है, तो ये उसका आउटकम लगता है। ये बड़ा इल मोटिवेटेड किस्म का जो है डिसीजन जो है वो आया है। इसके ऊपर ये लीगल स्टैंडिंग्स के ऊपर जो अपनी लेग्स हैं उनके ऊपर स्टैंड नहीं कर पाएगा। इसमें कोई आप जो इंडिपेंडेंट वकला हैं, देखिए हम तो पोजीशन है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ये कोई ठगी छुपी बात नहीं है, ये बहुत अया है। लेकिन वो इंडिपेंडेंट लोग जो जैसे असद रहीम साहब हैं, सलमान राजा हैं, नकवी साहब हैं, आप मुनीर शेख साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, मुफ्ती खान साहब, जैसे ऐसे बात है। आप ये फैसला किसी के पास भी दिखा दीजिए, इस फैसले को कोई भी जी शऊर शख्स इसको एंडोर्स नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा कादिर मंदुखेल साहब, मैं इसको एक और एंगल से, इसको सियासी एंगल से अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो ऑब्वियसली इसमें भी यही बात सुबह से हो रही है मुख्तलिफ तबसरे मुख्तलिफ चैनल्स पर कि बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे आप इसको देखें कि जी एक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हुए, पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो भी इसी चीज़ पर हुई हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो कहते थे वो सही था, कि सादिक और अमीन नहीं है, झूठे थे, झूठा बयान हल्फी जमा करा दिया। आप लोग भी इस चीज़ पर बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि इस केस का, तोशाखाना केस का कंपैरिजन नवाज शरीफ साहब की नाअहली से किया जा सकता है? देखिए सादिया बीबी, हम अभी जो फरमा रहे हैं चौधरी साहब के 2 सफ़े आए हैं और दूसरी तरफ करें कि फैसला कॉपी नहीं दे रहे हैं, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रही है कि जब फैसले का कॉपी साइन ही नहीं हुआ है बकाउडीन का, तो ये 2 सफ़ात कैसे आ गए? ये यहाँ भी शक शुबात है। और 2 सफ़ात मुझे भी समझ नहीं आ रही। हाँ, मीडिया मुझे भी ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो मुमकिन है सर, मुझे भी यही समझ नहीं आ रही। ठीक है, मुमकिन है कि किसी ने वो स्टेनो से ये कॉपी ली हो, मुमकिन है किसी ने, आजकल जलसाजी भी होती है, खुद ही मिलता जुलता बनाया होगा। तो सवाल ये है कि जब फैसले की कॉपी आई नहीं तो 2 सफ़ात आ ही नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद होगा फैसल वाडा साहब का केस जब इलेक्शन कमीशन ने तहयात नाअहली की है, तो तमाम ये जो वकला का नाम ले रहे हैं, आजकल कोई साहब सियासी है, कोई गैर जानिबदार नहीं है, हर किसी ने किसी का कोई सियासत से वास्ता है, तो सब ने कहा ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं है। और पिछले 2-3 हेयरिंग पे परसों भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, तो इनकी वकील वसीम सज्जाद साहब बड़ा सीनियर वकील है, वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब जवाब दे रहे थे कि भाई अगर इख्तियार नहीं था तो हाई कोर्ट ने भी उसको जो है ना कंफर्म किया, उसको सस्पेंड तो नहीं किया है, सर्टिसाइड तो नहीं किया है। और फिर आप ये बताओ कि सिर्फ आप इस बात पे आप एतराज उठा रहे हो कि इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकते, क्या ये जुर्म, ये जो झूठा एफिडेविट दी है, इसका कोई नतीजा नहीं होना चाहिए? बहुत सारी चीजें मजीद आ गई। तो सवाल ये है, अब सियासी बातें वकील वकालत की बजाय वो सियासी बातें कर रहे हैं, फैसला देर से आ रहा है, साइन नहीं हुआ है, 2 सफ़ात आगे वगैरह वगैरह, ये सारी बातों के बजाय अगर वो ये कहता है कि नीचे झूठ है, अगर ये कहते हैं नहीं जी ये तोशाखाना ये सब झूठ है, ये हो नहीं, टेक्निकल बातों पे नहीं आ रहा है, ये सियासी बातें कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सियासी बात का, इसी वजह से मैं फैसल वाडा साहब के हवाले दे रहा था, किसमें भी बड़ी सियासत हुई और अभी तक वो धक्के खा रहे, रिलीफ क्या उसको सस्पेंड तक नहीं हुआ है, सेड दूर की बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ उसको कंपेयर करें, हरगिज नहीं। जब जहांगीर तरीन साहब का फैसला आया था उस वक्त ये कहा जाता था जो आज आप फरमा रहे हो,
उसका नवाज शरीफ साहब केस से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, बैलेंसिंग एक्ट उस वक्त भी कहा गया था और अभी भी इसको पीटीआई जो है कि इस एंगल से भी आवाम को बताने की कोशिश कर रही है कि जी यहाँ पर खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि चाहती है पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब वापस आएं और उनकी जो नाअहली है वो भी खत्म हो। तो शायद इसी तरीके से उनकी भी नाअहली खत्म हो और यहाँ खान साहब को भी नाअहल करके वही चीज साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ठीक है जी आप भी नाअहलें, चले जाएं अपील में और नाअहलियत खत्म करानी है अपनी तो करवा लें। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जितनी भी चीज़ें अभी हम इस फैसले के हवाले से देख रहे हैं या हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट इलेक्शन कमीशन की बीट कवर करते हैं वो हमें बता रहे हैं, तो इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इमरान खान साहब ने जो अपने गोशवारे जमा कराए हैं वो गलत हैं। साथ ही साथ जो तहाइफ थे उनका उस तरीके से जिक्र नहीं है। फ़र्ज़ करें जो उन्होंने कुछ तहाइफ उनको मिले और उन्होंने बाहर बेच दिए, उनकी कीमत अगर 10 रुपए थी और उन्होंने 20 रुपए के बेचे, जो प्रॉफिट हुआ उसको उस तरीके से अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया जिस पे उन्होंने लिखा है कि बैंक रिकॉर्ड जो पेश किए गए हैं वो तहाइफ की कीमत से मुताबिकत नहीं रखते, इसलिए जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया है इलेक्शन कमीशन गोशवारों के में वो गलत है। अब इसमें असद रहीम साहब मुझे एक बात बताइए कि एक और एंगल जिस पे मैं देख रही थी, सेनेटर अली जफर साहब भी और बाकी बात कर रहे थे कि ये कहीं पर भी ये शो नहीं करता कि इसमें कोई मेलाफाइडे, कोई बदनीयती पर मबनी ये काम जो है वो इमरान खान साहब ने किया है। ये चीज क्या इलेक्शन कमीशन ओवरलुक कर सकता था? जी, आपने देखा होगा ये एक सिलसिला चलता आया है मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद कि अदालत उज़्मा ने फिर उस इख्तियार को, यानी आर्टिकल 62(1)(f) से जुड़ा हुआ इख्तियार डिक्लेरेशन के हवाले से उसको मजीद स्ट्रक्चर किया और ये भी वाज़ेह किया। अभी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का फैसला है और आप ख्वाजा आसिफ साहब का भी जो फैसला था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब को बहाल कर दिया गया, उनकी रुकनीत बहाल कर दी गई। तो अदालत ने बार बार यही बात की कि आपको हर हाल में मुंतखब नुमाइंदे की नीयत को सामने रखते हुए फैसला करना होगा। एक तो ये केस है तो नहीं 62(1)(f) का, उस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहिए, लेकिन नीयत बहुत ज़्यादा अहम है। मैं फिर भी कहूँगा जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो बाइख्तियार है, एक कौमी अदारा है। It has the power to do what it is doing। लेकिन जहाँ तक कोर्ट ऑफ लॉ के इख्तियारात हैं, कादर साहब ने जिक्र किया कि वो फैसल वावड़ा के केस से भी जुड़ा हुआ। देखें, फैसल वावड़ा साहब का भी केस था दोहरी शहरियत का, और बेशक वकला का उनका कोई सियासी लिंक हो कि ना हो, जब वावड़ा साहब के साथ भी हुआ और जब रहमान मलिक साहब के साथ भी हुआ जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ था, दोहरी शहरियत एक बिल्कुल और कैटेगरी है। और ताहयात नाअहली जब आपको अदालत डिक्लेयर कर रही है आर्टिकल 62 के तहत रादर देन आर्टिकल 63 कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं, वो एक और तरह की कैटेगरी है, उसमें आपको कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन चाहिए। तो इन तमाम नुकात को जरा देखना होगा। ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें अभी जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हुकूमत ने बड़ी गलती कर दी है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से इमरान खान साहब पहले ही सवाल उठा चुके हैं। खुद इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार ये बात कर चुके हैं कि उनको इल्म है, उनको यकीन है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए उनको नाअहल किया जाएगा। सो इस पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ मेंबरान के हवाले से आप लोग कह रहे थे कि उनके खिलाफ हम जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सो अभी उन पे भी कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? उनके खिलाफ तो रेफरेंस पेंडिंग है। जो मेंबर सिंध हैं वो एक के खिलाफ हैं, नहीं, वो हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी रेफरेंस फाइल कर दिया गया है, बल्कि कल उन्होंने खासी नागवारी का इजहार किया रिपोर्टर्स की मौजूदगी में एक ऐसे केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमीशनर जो कि उनके सामने वो मामलात मुद्दे थे ही नहीं। तो उन्होंने इस्तीफों के ऊपर भी बात की, उन्होंने रेफरेंस के ऊपर भी बात की, तो वो काफ़ी झंझलाए हुए लग रहे थे उसके जो वहाँ पे कल एक और केस जो ये कोड ऑफ कंडक्ट वाला था जिसमें उन्होंने ये इशू किया हुआ था कि आपने वहाँ पे जलसा क्यों किया। तो फिर वकील ने कहा कि साहब वो खुद कैंडिडेट थे,
तो कैंडिडेट को आप जलसा करने से नहीं रोक सकते। बट आपको पता है ना, बड़े दिनों से इमरान खान साहब के वो स्टेटमेंट्स चल रहे हैं जिसमें वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफ किया करते थे। वो तो कहते रहते हैं कि ये बिल्कुल उनका तो कैटेगोरिकल स्टैंस है, वो तो बिल्कुल वो कभी छुपाते भी नहीं है, तो नाम लेके बात करते हैं, जलसों में भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, और वो जायज तनकीद करते थे कि आज पहले उनकी जब तारीफ किया करते थे वो बयानात चल रहे हैं, वो खतूत जो शेख रशीद साहब ने भी लिखे उनकी तारीफों में। नहीं, मेरा ख्याल में ये देखिए इसमें गलतियां चेयरमैन नैब किसने लगाया था, बिल्कुल सही, ठीक है, तो फिर 6 बंदे तो वो भी लगाए जो फिर जिनसे हर बार लड़ाई इसी मुल्क से लोगों को उसके अगर आप कोई बंदा किसी पे करता है, किसी को लगाता है, बात लगाने की नहीं है, बात यह है कि जिस बंदे ने ओथ उठानी है, ओथ उठाई है आइन और कानून की हल्फ की पासदारी करने की, अपने हल्फ में ये हल्फ ली हुई है, तो चाहे वो जज हो, चाहे वो अपना इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे कोई और आईनी अहदेदार हो, तो पहली ड्यूटी तो इनवॉयलेबल ड्यूटी है अथॉरिटीज़ के ऊपर, पाकिस्तान के सिटीजन्स के ऊपर कि आप आइन और कानून के साथ रहेंगे। अब कितने लोग जो हैं वो अपना लगाते हैं, किसने अपना, क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगते रहे, उनको भी तो किसी ने लगाया था, तो ओवरथ्रो हुई है ना एक बात में, तो वो क्या हम उसको जस्टिफाई कर दें कि आपने क्योंकि लगाया था लिहाजा भुगते? नहीं, उन अथॉरिटीज़ ने भी कानून के मुताबिक काम करना है, आइन के मुताबिक काम करना है, जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उसके मुताबिक। और जब कोई भी नहीं करेगा तो और अगर नहीं करे, अगर ये बात जो क्राइटेरिया जो है इसको आप ले लें, तो ये तो फिर कोई ऐसी कोई लॉजिकल या मंतकी बात नहीं लोग यहीं से अप्लाई। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से आप लोग मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिले करती आ रही थी, तो ऑब्वियसली लोग कह रहे थे, सदर साहब ने भी एतराफ़ किया कि हमारी मुफाहमत की कोशिशें उनकी जारी थी, वो नाकाम हो गई, नहीं बात बनी, अभी भी कहीं से होप है, इसलिए लॉन्ग मार्च को डिले कर रहे हैं, या आज के डिसीजन के बाद आपको लगता है कि आज रात जो आपकी मीटिंग होने जा रही है उसमें तारीख का ऐलान खान साहब करेंगे? देखिए, ये बातें आपको पीटीआई की पॉलिटिकल टीम को बुलाना चाहिए। आपको पता तो होगा नहीं, ना, मैं इन बातों का ना पता होता है, ना ही मैं उसमें दिलचस्पी लेता हूँ। अच्छा, मेरी आप लीगल जो इश्यूज हैं ना पीटीआई के, उस पर आप जितनी मर्जी बात करें, मुझे आप ये कहें, देखिए मैंने आज तक ना तो उनकी किसी पॉलिटिकल मीटिंग में शिरकत की है, ना ही मुझे पता है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनकी कोर कमेटी अपने एक सिलसिला है वो करते हैं, वो आपको पॉलिटिकल आपको लॉन्ग मार्च की यानी डेट करनी, लॉन्ग मार्च की सर मुझे इससे कोई पता नहीं है कि अभी आधे घंटे बाद इमरान खान साहब ने क्या कहना है। हाँ, जब कोई नोटिस इशू होता है या कोई लीगल इशू होता है तो वो ज़िम्मेदारी जरूर। ठीक है, कादिर मंदुखेल साहब, लॉन्ग मार्च की भी बात हो ही रही है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने बयान देखा होगा, उन्होंने कहा कि हमने जो लॉन्ग मार्च से नताइज हासिल करने थे या जो हम चाहते थे, वो आज के डिसीजन से ज़्यादा बढ़ के हमें फ़ायदा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जिस अंदाज में किया है कि कोशिश की गई कि नवाज शरीफ और गिलानी साहब की सफ़ में लाकर खड़ा कर दें खान साहब को, लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि उनका इमेज हर्ट करने की कोशिश थी, उनको झूठा साबित करने की कोशिश थी। उन्होंने कहा 1:30 बजे जो आवाम ये समझती थी कि इमरान खान करप्ट नहीं है, 2 बजे फैसला सुन के भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो 2 बजे भी यही समझ रहे थे कि इमरान खान करप्ट नहीं है। देखिए, इस बात से पहले मैं असद रहीम साहब की खिदमत की गर्ज करूं, फैसल वाडा साहब का केस वो दोहरी शरीयत से ज्यादा एफिडेविट करता है। असद साहब झूठा एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट के हर कैंडिडेट को था, उसमें उन्होंने झूठ बोला था, शरीयत छुपाया था या जो छुपाया था बेसिकली वो झूठ के ऊपर था, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि वो कहता है ना कि मैं ना मानूं वाली बात, ये इनकी पीटीआई के लोग सारे आज भी कहते हैं वजीर आजम इमरान खान। तो जब हम उनसे पूछते हैं भाई किस बात की वजीर आजम, बोले तुम लोग भी तो कहते हो सदर आसिफ अली जरदारी। इन लोगों को, खिलाड़ियों को, इनको ये नहीं पता कि सदर जो है ना वो हर वक्त साबिक नहीं कहलाता है, जैसा सेनेटर साबिक नहीं कहलाता इस तरह सदर साबिक नहीं कहलाता है। ये इसी तरह इमरान खान को नियाजी ये बेगुनाह समझते रहे। और फिर चौधरी साहब जो फरमा रहे थे कि 7 सीटों पे, 7 पे नहीं, पीटीआई 8 सीट पे खड़ी थी, जो 2 पीपल्स पार्टी ने छीन ली है। और न सिर्फ छीन ली है, हमारे एक ने इमरान नियाजी को शिकस्त दी कराची से। चलो यहाँ कहता है फलां हो गया, फलां हो गया। आपके जो बड़े पीर साहब थे मुल्तान के, आपकी सूबाई हुकूमत के, हमने 25,186 वोट से पीटीआई को शिकस्त दी है। तो ये सच बात कहो तो ना, 7 नहीं थी, 8 सीटें थी। सवाल ये इनको इस बात पे जोर है, 6 सीटों पे हारे भी हैं सर आप।
6 सीटों पे हारे हैं सर, 2 ये जिन्होंने 6 स्कोर किया वो पीछे रह गए और 2 वाले आगे। पीपल्स पार्टी ने तो नहीं आती, नंबर गेम है सर, नंबर गेम। पीपल्स पार्टी ने तो चले फिर कुछ गेन कर लिया, 2 सीटें। आप तो नून लीग की बात कर रहे हैं। नहीं, ये नून लीग इनकी सहेली है, ये साथ में हाथ डाल के खेल रहे हैं। ये नून लीग के वोट मिले तो ये जीते हैं ना मुल्तान में। मुझे जरा इजाजत दीजिएगा, मैं असद की तरफ जाने दीजिए। असद, आप अपना शो भी करते हैं लीगल चीजों से हटके, टाइम थोड़ा, मैं जरा आखिरी कमेंट मुझे असद से लेने की इजाजत दीजिएगा। फरमाइएगा कि अभी सियासी तौर पे आपको ये चीजें किस जानिब दिखाई देती नजर आ रही हैं? ये खान साहब लॉन्ग मार्च का कोई ऐलान करेंगे, या फिर आज के बाद आप भी समझते हैं कि इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही आवाम निकल आई कॉल के बगैर आज सड़कों पे, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हर शहर में, कुछ शहरों में तो ऑब्वियसली हम देख भी रहे हैं जहां पे रोड्स ब्लॉक हुई, एहतजाज भी हो रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, सियासत पे क्या असर पड़ेगा? नहीं जी, जिस तरह फैसल साहब सियासी मीटिंग्स में शिरकत नहीं करते तो शो किए हुए भी अब मुझे साल हो गया। अब मैं भी अब सिर्फ वकालत तक ही महदूद हो गया हूँ। लेकिन एक बहुत मुख्तसर बात, कादिर साहब ठीक सियासी एनालिसिस से आपने भी कह दिया कि मैं अब साइड पे हो गया, सुबह दोष हो गया। जी, लेकिन कादिर साहब ठीक कह रहे हैं कि झूठे एफिडेविट का इशू है, लेकिन जो फोरम कहेगा कि वावड़ा साहब सादिक और अमीन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अदालत उज़्मा होगी एज अ कोर्ट ऑफ लॉ, या कि अदालत आलिया। मेरा सिर्फ इतनी सी बात थी, मैं कादिर साहब की बाकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा। जो सियासी जो जाविया का जी, मैं सिर्फ यही बहैसियत एक बहुत अदना सा पाकिस्तानी बस उम्मीद कर सकते हैं कि जो एक बिल्कुल ही बेबुनियाद और अजीब व गरीब किस्म का एक सिलसिला चलता आया है मार्च के बाद से, जब आपने एक अदम एतमाद की रेजोल्यूशन पे आप कामयाब तो हो गए, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने अदम इस्तेकाम देखा है इस मुल्क में। इसका जी जो एक जो हल है वो यही है कि आप आम इंतखाबात की तरफ जाएं, तमाम सियासी जमातें जरा यकजहत हो जाएं इस एक नुक्ते पे, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बहुत गहरी जिम्मेदारी है कि माजी के तल्ख तजर्बों से सीखते हुए पार्लियामान को इस बार गैर फाल ना करें। उसी वजह से फिर आपने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हुआ जो हुआ, बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ। अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया असद रहीम खान साहब, कादिर खान मंदुखेल साहब, फैसल चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।